ज़रा हटके में खुशामदीद। शाहज़ेब जिलानी, ज़रार खोड़ो और वसतुल्लाह ख़ान का सलाम कबूल कीजिए। जैसे जैसे इलेक्शन करीब आ रहे हैं, मुल्क में सिक्योरिटी की सूरत हाल पर तशवीश बढ़ रही है। बलूचिस्तान में ग्रेनेड अटैक्स हुए हैं पीपल्स पार्टी के इलेक्शन एक्टिविटीज़ पर। बाजौड़ में एक उम्मीदवार को कत्ल कर दिया गया है, वहाँ इलेक्शन पोस्टपोन हुआ है। इस तरह की जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उस पर अब काफ़ी तशवीश है। इस पर हम प्रोग्राम में आगे बात करेंगे, लेकिन शुरू करते हैं ज़िक्र जो आज का जो बड़ा फ़ैसला सामने आया है तोशाखाना केस में। ख़बर आपने देखी है कि इमरान खान साहब और उनकी अहलिया को 14 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है। एहतसाब अदालत ने तोशाखाना केस है उसमें उनको ये सज़ा सुनाई। 1 अरब और 57 करोड़ का जुर्माना भी उन पर आयद किया गया है। जिस अंदाज़ में आज की कार्रवाई हुई वो सुबह से रिपोर्ट हो रही है और बिल्कुल वही तरीका था जो कल हमने देखा। कल का जो केस था साइफ़र वाला, उसमें भी जिस तरह जज साहब उजलत में नज़र आए अपना काम निपटाने के लिए, आज भी कुछ वैसी ही रिपोर्ट सामने आई हैं। वो सब क्या कहते हैं, पट मंगनी झट गया, हाँ उसी तरह का मामला है जी। अच्छा, कल भी हमने बीबीसी की जो रिपोर्ट थी, इसलिए कि अंदर तो जाने की इजाज़त नहीं होती सहाफ़ियों को। कल वे रिजवान काजी साहब जो है वो साइफ़र केस में अदालत में थे, आज भी वो तोशाखाना केस में अदालत में थे, तो उनके रेफरेंस से ये रिपोर्ट बीबीसी में छापी है कि कल रात से ही असल में तोशाखाना रेफरेंस केस की समाअत हो रही थी। तो अचानक जज मोहम्मद बशीर एहतसाब अदालत के जो हैं उनकी तबीयत ख़राब हो गई और उन्हें जेल के अस्पताल में तिब्बी इमदाद दी गई। आज सुबह 9 बजे वो फिर अपनी कुर्सी पे बैठे थे और उन्होंने इमरान खान को तलब किया। खान साहब की बहन कहती हैं कि हमें 10 बजे का वक्त दिया गया था, लेकिन 9 बजे जज साहब बहरहाल आ गए। तो जज साहब ने पूछा इमरान खान से कि रात को दफ़ा 342 के तहत जवाब जमा कराने के लिए जो सवालनामा आपको दिया गया था तो आपने क्या मुकम्मल कर लिया? तो खान ने कहा कि उन्हें तो ये कह के अदालत बुलाया गया है कि तुम्हारी हाज़िरी लगवानी है। जज ने दोबारा पूछा कि क्या आपने जवाब तैयार कर लिया? तो खान साहब ने कहा कि कर लिया है, मगर वो अपने वकला की मौजूदगी में जवाब दाखिल करना चाहते हैं, लिहाजा उन्हें थोड़ा सा वक्त दे दिया जाए। तो जज साहब ने कहा कि आपको पहले ही बहुत वक्त दिया जा चुका है, कल रात को आपसे कहा गया था कि आज जवाब जमा करवा दें। तो इमरान खान ने कहा कि उनका जवाब जो है वो कमरे में पड़ा हुआ है और मैं उसमें कुछ तब्दीलियां करना चाहता हूं। तो जज साहब ने डिप्टी जेलर मोहम्मद अकरम से कहा कि वो साथ जाएं इनके और कमरे से जो है वो बयान उठा लाएँ और जो भी तब्दीलियाँ करनी हैं यहाँ ये कंप्यूटर ऑपरेटर साहब मौजूद हैं उनको डिक्टेट करवा दें। तो इमरान खान सहाफ़ियों से ये कहते हुए मुस्कुराते हुए बाहर निकल गए कि अकरम ने धोखा दिया है। मुराद ये कि ये डिप्टी जेलर, पता नहीं इस जुमले का क्या मतलब था कि अकरम ने धोखा दिया। कुछ देर बाद डिप्टी जेलर जो है वो अकेला आया अदालत। उसने कहा जी कि वो कह रहे हैं कि जब तक उनके वकला नहीं आते वो अदालत वापस नहीं आएंगे। इस पे जज मोहम्मद बशीर साहब ने पेशकार से कहा कि बाहर जाके आप सदा लगाएं। तो पेशकार बाहर गया और उसने सरकार बनाम इमरान खान नियाजी हाजिर हो गए। हाँ, और 5 मिनट ये जो एक रस्म होती है वो पूरी की गई और उसके फ़ौरन बाद जज साहब ने फ़ैसला सुना दिया कि इमरान खान और बुशरा बीबी को 14 साल कैद और मजमूई तौर पे 1 अरब 57 करोड़ रुपए का जुर्माना की सज़ा दी जाती है। समाअत लगभग आधे घंटे में ही ख़त्म हो गई। उस वक्त दूसरा जो मुलज़िमा थी यानी वो भी अदालत में पेश नहीं थी, लेकिन वो अनाउंस हो गई वर्डिक्ट। 1.5 घंटे बाद जो बुशरा बीबी हैं वो अडियाला जेल खुद ही पहुँच गई और फिर उन्हें ख़वातीन की बैरक्स में भेज दिया। उन्हें अब बनी गाला मुंतकिल किया गया है, उसे सब जेल करार दिया गया है। ये भी तो इंटरेस्टिंग है। तो बेसिकली अब नज़र ये आ रहा है कि अदालत को शायद डेडलाइन है कि 8 फरवरी से पहले निपटाते जाएं, तो वो स्पीडी जस्टिस की बात हो रही है ना। क्योंकि स्पीडी जस्टिस पहले वो कह रहे थे कि जी बहुत डिले हो रहा है, तो अब स्पीडी जस्टिस जो है वो डिलीवर होता हुआ नज़र आना चाहिए। टॉप गियर, हाँ टॉप गियर में जो है। तो अब जाहिर है कि
ये जो हुआ इसमें एक सवाल वसर साहब, काफ़ी लोग ये पूछ रहे हैं कि भाई वो पिछले साल अगस्त में भी तो तोशाखाना इसी में हाँ ये क्या है, ठीक है, उनको 3 साल की सजा मिली थी, वो सस्पेंड हुई, फिर वो सस्पेंशन को चैलेंज पता नहीं क्या है। भाई बैठा ना, प्लीज मैंने पता किया ना कि भाई क्या मामला है, मुझे कुछ नहीं तो बैरिस्टर शाहजेब जिलानी, हाँ कुछ देर के लिए कानूनी माहिर। सो बेसिकली उसका सिंपल सी चीज़ ये है कि वो ये था कि इलेक्शन कमीशन ने कहा कि आपने मिस डिक्लेरेशन किया है, जो भी आप इनकी आमदनी थी तोशाखाना के गिफ्ट से वो आपने शो नहीं की थी, इसलिए आप सादिक अमीन नहीं है और इनको सज़ा होनी चाहिए, डिस्क्वालीफाई होनी चाहिए। वो मामला था जो फिर इवेंचुअली हाई कोर्ट में भी गया और वो सस्पेंड हुआ। ये मामला दूसरा, हाँ ये मामला दूसरा है, ये है नैब का केस है कि आपने हाँ ये वही नैब है जो उस वक्त खान साहब के ज़माने में बहुत ही एक्टिव होता था, हाँ करप्शन और चोर डाकुओं को पकड़ना, कोर्ट अक्सर बुला के उन्हें झाड़ती थी नैब वालों। जी तो बिल्कुल उसकी जो मतलब हम कहने में तोशाखाना केस है, लेकिन उसका जो नेचर ऑफ क्राइम है, एलिज्ड क्राइम, वो बिल्कुल अलग अलग है। और अब आप देखेंगे 14 साल अच्छा, की मजाक नहीं होता। एक सोचा है नैब को अगर आप उल्टा स्पेल करें, हाँ तो बैन हो जाता है, वो है हमारे बेसिकली इस काम के लिए इस्तेमाल किया गया है ना, बैन के लिए इस्तेमाल किया गया है ना यार। आज वक्त कम है हमारे पास, सॉरी। अच्छा 342 के बारे में मैं जानना चाहता हूँ कि क्या ये बयान लाजमी होता है फैसले से पहले या नहीं। जाहिर है कि हम तीनों में से अभी किसी को नहीं पता, कल परसों मैं चाहूँगा कि पता चल जाए किसी कानूनी माहिर से, इसलिए कि कल शाह महमूद कुरैशी से ये बयान नहीं लिया गया मगर उन्हें सज़ा सुना दी गई। आज बुशरा बीबी से ये बयान लिया गया, उन्होंने जमा करा दिया था, लेकिन इमरान खान का बयान जो है वो सामने है और उसके देखें जो इनकी जो लीगल टीम है, उनके जो हमने कमेंट्स देखे हैं वो कह रहे हैं कि ये बेसिक ड्यू प्रोसेस, एक प्रोसेस है ना, आप उसको जंप नहीं कर सकते, आप उसको इररेलेवेंट नहीं कर सकते। उन्होंने कल भी कर दिया, आज भी कर दिया। मगर जी मेरी अदालत है, मेरी मर्जी है, मैं जिस तरह इसको लेके अच्छा, इनके जो मेन वकील हैं बैरिस्टर अली जफर, उनका कहना है कि जी 17 गवाहों पे हम जिरा करना चाहते थे तो वो हमें हक नहीं दिया गया। अदालत ने कहा जी आप हाई कोर्ट से इजाज़त ले आएँ तो वो मैं जिरा की इजाज़त दे देंगे हम। तो एक दरख्वास्त इस वक्त बकौल बैरिस्टर ज़फ़र इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पड़ी हुई है इजाज़त मांगने की, मगर उसकी समाअत के लिए मंजूरी से पहले ही फैसला सुना दिया गया। मतलब कि ड्यू प्रोसेस अगर हम बात करें तो इसमें भी जैसे कल वो साइफर वाली केस पर आप ही बता रहे थे ना कि इसमें क्या क्या लकूने हैं, तो इसमें तो इतने बड़े लूप होल्स छोड़ दिए कि आप जिस दिन चाहें तो आप पूरी ऑरेंज लाइन गुजार सकते हैं। तो अब इसमें देखिए तो एक बहुत दिलचस्प बात ये है जो हम पहले बात कर रहे थे कि जिस अदालत ने ये फैसला सुनाया है वो उसने पहली दफ़ा ये इस तरह का काम नहीं किया है, पूरी एक हिस्ट्री है उसकी। अच्छा, इसकी जो हिस्ट्री है वो मैं उसकी तरफ आता हूँ। एक बारीक सा फ़र्क है कि मुझे फैसला सुनाना है या सज़ा सुनानी है। हाँ सज़ा सुनानी है ना, ये लग रहा है। अच्छा, आपने बात वाला जोक है वो बिल्कुल सही फिट होता है, खेती करो। अच्छा, ये जो आपने मोहम्मद बशीर जज साहब जो हैं उनकी तरफ इशारा किया, ये डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज बेसिकली हैं, तो उन्हें उनको ये रिकॉर्ड है कि जब से नैब 99 से नाफिज हुआ है कोई जज इतने तवील अरसे तक किसी एहतसाब अदालत का जज नहीं रहा। इन्हें 2012 में 3 बरस की मुद्दत के लिए इस्लामाबाद की जो एहतसाब अदालत नंबर 1 है उसका जज मुकर्रर किया गया और उसके बाद से उन्हें 3 बार 3 साल की एक्सटेंशन मिल चुकी है। अब 12 से 24 12 साल हो गए उनको, 12 साल हो गए, 12 साल। अच्छा, और बहुत सारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स को भुगताया। अब से एक हफ्ते पहले उन्होंने दरख्वास्त दी कि 14 मार्च उनकी रिटायरमेंट डेट है तो इस वक्त उनकी सेहत इजाज़त नहीं दे रही, जल्दी तो प्लीज़ मुझे मेडिकल ग्राउंड पे जल्दी फारिग कर दिया जाए और ताकि 14 मार्च की जो रिटायरमेंट है उसके साथ उस छुट्टी को मिला दिया जाए। लेकिन किसी वजह से ये दरख्वास्त मंजूर नहीं की गई, रिजेक्टेड। जाहिर है कि ये केसेस लगे हुए थे, फैसला आया नहीं था तो कहाँ से ये मंजूर हो सकते थे। अच्छा, उन्हें पहली तौसी मियाँ नवाज शरीफ की जो तीसरी हुकूमत है उस दौरान मिली 2015 में।
दूसरी तौसी 2018 में दी गई क्योंकि नवाज शरीफ और उनकी साहबजादी और दामाद के ख़िलाफ़ एवन फील्ड रेफरेंस उनकी अदालत में ज़ेर समात था और इसकी निगरानी कार्रवाई की जस्टिस एजाजुल हसन साहब कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट के। अच्छा, और ये आपके चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब का दौर था। तीसरी तौसी जज मोहम्मद बशीर को 2021 में इमरान हुकूमत के दौर में मिली और उस वक्त भी उनकी अदालत में उन लोगों के केसेस ज़ेर समात थे जो वज़ीर आज़म के बकौल चोर, डाकू और लुटेरे थे। अच्छा, 2019 में आपको याद होगा कि जज अरशद मलिक की एक वीडियो आई थी जिसमें वो बता रहे थे कि अल अज़ीज़िया केस के फ़ैसले के लिए किस तरह उन्हें ब्लैकमेल वगैरह करने की कोशिश की गई और जाहिर है कि उसके बाद फिर उन्हें अदालत से हटा दिया गया। तो उस अदालत का चार्ज भी आर्जी तौर पे इनको दिया गया, जज बशीर साहब के सुपुर्द कर दिया गया। अच्छा, उनकी अदालत में सदर आसिफ जरदारी के अलावा वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी, राजा परवेज़ अशरफ, नवाज शरीफ, शाहिद खाकान अब्बासी और इमरान खान पेश हुए। ये सारे एक सदर ममलिकत हैं और बाकी वो ज़राए आज़म हैं। अच्छा, 2012 में जज बशीर साहब ने आसिफ जरदारी को नैब के जो 5 रेफरेंसेस थे उनसे बरी कर दिया। यूसुफ रज़ा गिलानी के ख़िलाफ़ तोशाखाना केस की समाअत की, राजा परवेज़ अशरफ के ख़िलाफ़ रेंटल पावर करप्शन केस की समाअत की, नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ तोशाखाना केस और एवन फील्ड रेफरेंस की समाअत की। और इस केस में नवाज शरीफ को 2018 के इंतखाब से 3 हफ्ते पहले 10 बरस कैद और जुर्माना और मरियम नवाज़ को 7 बरस कैद और जुर्माना और नवाज शरीफ के दामाद कैप्टन सफदर को 1 बरस कैद की सज़ा सुनाई गई। अल अज़ीज़िया और फ्लैगशिप रेफरेंस भी इन्हीं की अदालत में लगा हुआ था, मगर नवाज शरीफ और मरियम नवाज़ ने कहा कि हमारा केस प्लीज़ किसी और अदालत में आप शिफ्ट कर दें। तो उन्होंने ख़ुद जज साहब ने कहा कि मैं इन दोनों केसेस से हाथ उठाता हूँ, मैं इनकी समाअत नहीं करूँगा। अच्छा, शाहिद खाकान अब्बासी के ख़िलाफ़ जो LNG केस था जी, वो भी इन्हीं की अदालत में था। अच्छा रिकॉर्ड है। अच्छा, 2017 में उनकी अदालत ने इसहाक डार को आमदनी से ज़राए से ज़ायद आमदनी के केस में मफरूर करार दिया, इसलिए कि वो लंदन चले गए थे। और फिर अक्टूबर पिछले साल उन्हें इसी अदालत ने बरी कर दी। ये जबरदस्त CV है ना। अच्छा, बहुत जज मतलब एक जज कितने सारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर। अच्छा, जज बशीर साहब जो है उनकी अदालत में मलिक रियाज का जो 100 मिलियन का बहरिया आइकन टावर केस है वो भी लगा हुआ था। वो भी यही है। अभी भी चल रहा है। हाँ, अच्छा, एक मरहले पे उन्होंने मलिक साहब से कहा कि आप ज़रूरी नहीं है, हम आपको मुस्तस्ना करार देते हैं कि हर पेशी पे आप पेश हों, तो उन्होंने इस्तिस्ना दे दिया। अच्छा, अब वो 14 मार्च को बिलाखिर रिटायर हो जाएंगे। नोटिफिकेशन उनका ऐलान जो है वजारत कानून की तरफ से हो गया है। उम्मीद है कि आखिरी दिनों में उन्हें दोबारा उन पर दबाव नहीं डाला जाएगा, उनकी सेहत ठीक नहीं है कि जी आप इस कुर्सी फिर एक्सटेंशन ले लें। हाँ, ऐसा नहीं होगा। चलें और एक वक्फा ले लें, ले ही लें। रावलपिंडी में आज कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है, जहां आर्मी चीफ ने दोबारा रीअश्योर किया है मुल्क को कि फ़ौज अपनी ड्यूटी देगी, इलेक्शन टाइम पे ही होंगे। और उन्होंने कहा कि किसी को आज़ादाना मुनसिफाना इलेक्शन को सैबोटाज करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ग़ालिबन इसकी एक वजह यह है कि हमारे मुल्क के 2 सूबों में सिक्योरिटी की सूरत हाल काफ़ी ख़राब नज़र आ रही है। जो लोग हमले कर रहे हैं वो किसी से इजाज़त लेकर नहीं कर रहे। बाजौर से आज ये खबर आई कि वहाँ पे आज़ाद उम्मीदवार रेहान ज़ेब को नामालूम अफराद ने गोलियाँ मारकर हलाक कर दिया। वो माजी में PTI से वाबस्ता रहे हैं, इंसानी हुकूक कमीशन के भी रुकन रहे हैं। आज उनकी इस कत्ल के बाद इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली की नशिस्त NA-8 और सूबाई असम्बली की नशिस्त PK-22 पर इलेक्शन को पोस्टपोन कर दिया है। इसी तरह अगर बलूचिस्तान की बात की जाए तो वहाँ से आज रिपोर्ट्स आई कि 3 अलग अलग ग्रेनेड हमले हुए हैं पीपल्स पार्टी के इलेक्शन ऑफिसेस पर। क्वेटा में, कलात में और केच में ज़हूर बुलेदी उनके कैंडिडेट हैं, उनके घर पर ग्रेनेड फेंके गए हैं। चमन से भी फिर ये खबर आई कि वहाँ पे अवामी नेशनल पार्टी
कि कारकुनों पर हमला हुआ है और फायरिंग में उनके कारकुन ज़हूर अहमद की जान गई है। ये वाक़यात आज के अपनी जगह पे हमें पता है कि कल परसों मच में एक काफ़ी बड़ा ऑपरेशन हुआ, सुसाइड अटैक्स थे, उसमें कोऑर्डिनेटेड अटैक था। कल ISPR ने कुछ तफसीलात दी थी, लेकिन जो वहाँ पे हलाकतें हुई हैं उसका फिगर अब अपडेट हुआ है और सिक्योरिटी हुकाम का अब ये कहना है कि कुल 21 हमला आवर जो है इस ऑपरेशन में मारे गए। तो ये जो ब्लड बात है मुल्क में, इसमें यकायक काफ़ी तेज़ी नज़र आ रही है। इलेक्शन कमीशन जो है इन दो सूबों के पे गौर करने के लिए उसका इजलास भी हो रहा है कि कल हो रहा है शायद। हाँ, कल हो रहा है, अभी एजेंडे का इल्म नहीं है। अब जाहिर है कि एक अफवाहें भी जन्म ले रही हैं कि शायद वहाँ पर कुछ इलाकों में, बजौर में तो जाहिर है कि हुआ है। और रेहान ज़ेब का यह है कि इस दफ़ा उसको PTI की टिकट नहीं मिली थी। वो एक आज़ाद उम्मीदवार, वह है तो सभी आज़ाद उम्मीदवार, लेकिन वो उनकी सपोर्ट के साथ नहीं खड़े थे। लेकिन ही वॉज अ स्ट्रॉन्ग एडवोकेट फॉर एजुकेशन एंड लिटरेसी। और जितने भी मैं उनके बारे में कॉमेंट्स पढ़ रहा हूँ, यकीनन ये एक बहुत बहुत बड़ा लॉस है, क्योंकि ये उस जवान नस्ल का था जो एक्चुअली सिस्टम में शामिल होकर सिस्टम को अंदर से तब्दील करना चाहते थे। एंड जितने भी अभी मैं देख रहा था कमेंट्स, और ख़ास तौर पर जो बरजोड़ के नौजवान हैं, बहुत डिमोरलाइज्ड हैं, बहुत गुस्सा है, इंतहा का गम है। अब ये डिबेट चल रही है कि क्या इसका मतलब है कि पूरे सूबे में पोस्टपोन होंगी। मुझे लग नहीं रहा, लेकिन अगेन एक गैर यकीनी का एटमॉस्फेयर है, आप कुछ नहीं कह सकते। जो आर्मी चीफ का बयान आ जाए ना, उससे तो लगता है कि हमारा जो रियासत है वो डिटर्मिन्ड है कि ये जैसे भी हो रहा है इलेक्शन, इसको हम करवा ही दें, जैसे भी हो रहा है। लेकिन ये इंसिडेंट्स जो हैं ये कंसर्निंग है कि कौन सी पार्टियां देखें, कल भी जो हमने बात की थी सिब्बी में जो हुआ था मोटरसाइकिल बॉम्ब अटैक, उसमें PTI की रैली बज़ाहिर निशाना थी। तो ये इससे एक पिक्चर इमर्ज करती है कि कौन से लोग जो हैं वो निशाने पर। 2013 में और 18 में, मतलब 2013 तो बहुत ही खराब थे हालात, तो मेरी तौबा है, उसके बावजूद इलेक्शन हो गए थे। मतलब अगर डिटरमिन है तो वो तो हो जाएंगे, वो एक अलग बात है। तो ये हालात हैं। एक तरफ देखें हमारे यहाँ पूरा ये जो एक सियासी मामला चल रहे हैं, केसेस चल रहे हैं, सिक्योरिटी की सूरत हाल चल रही है, और दो सूबों में आज हमने देखा है, इस हफ्ते देखा है कि ज़्यादा सिचुएशन जो है ये ख़राब है। तो मेरा बार बार ये कंसर्न है हमारा वोटर टर्नआउट के हवाले से ना, कि ये इन हालात में आप मुझे अभी भी लग रहा है कि ठीक ठाक होगा। मुझे अभी भी लग रहा है कि ठीक ठाक होगा, लोग निकलेंगे, लोग निकलेंगे। लेकिन ये तो चले, अभी की बात हुई ना। अब अगेन अगर हम थोड़ा सा जूम आउट करें, अब अगर वापस आएँ, ये जो अभी लगातार सजाएं सुनाई गई हैं और जिस तरह ये कार्रवाई हुई है उस पर हमने काफ़ी बात किया, कल भी बात की थी। तो ये तो एक इतना बहुत पुराना पैटर्न है यार, है ना। आई मीन कहाँ से ये शुरू होता है? ये तो हाँ, हुसैन शहीद सुहरावर्दी से, मतलब गद्दारी के मुकदमात हों, करप्शन के मुकदमात हों, दीगर एलिगेशंस हों, तकरीबन हर प्राइम मिनिस्टर ने इल्ज़ामात भुगते हैं, केसेस भुगते हैं, अक्सर ने जेल भी देखी। आज एक बड़ी मिसाल जो है जो मैं सुन रहा था वो थी शेख मुजीबुर रहमान की, अयूब खान के दौर में अगरतला साजिश केस, गद्दार। फिर उसी बंदे को आप रिहा करते हैं, फिर उसके साथ मुज़ाकरात करते हैं, फिर वो वाइट वॉश होता है। इसी तरह हमारे सारे ये जो करप्शन के केसेस हमने क्या क्या देखा है, NROs देखे हैं, आसिफ जरदारी साहब हैं, बेनज़ीर साहिबा हैं, नवाज शरीफ हैं, नहीं उसमें लतीफ़ा यूसुफ रज़ा गिलानी, शाहिद खाकान अब्बासी को ये सारे नाम जो कौन नहीं है उसमें लतीफ़ा बड़ा मज़ेदार है ही लतीफ़ा यार कि जी ग़ुलाम इसाक़ खान बीबी की पहली हुकूमत करप्शन और बदइंतज़ामी पे ख़त्म करते हैं जी, और फिर वो बीबी जो हैं दोबारा एक इलेक्शन छोड़ के जी दूसरा इलेक्शन में आ जाती हैं। नवाज़ शरीफ की पहली हुकूमत करप्शन और बदइंतज़ामी के लिए बरतरफ की जाती है, फिर वो 97 में उन्हें इजाज़त मिल जाती है और वो आ जाते हैं, हेवी मैंडेट। और वही नवाज़ शरीफ जिन्हें परवेज़ मुशर्रफ साहब संगीन तरीन इल्ज़ामात हाईजैकिंग बना के वो करते हैं, वो 2013 में फिर पावर में आ जाते हैं। और वही आसिफ जरदारी जो 90s में उस वक्त तो इमरान खान नहीं थे, नवाज़ शरीफ के नज़दीक वो चोर थे, डाकू थे, जो भी थे 10% थे, वो 2008 में आ जाते हैं।
मतलब क्या? मतलब क्या? मैं अच्छा, आपको मतलब कब तक? मैं आपको ब्रीफली याद दिलाऊं, आपको भी ये होगा कि जब ये बीबी की पहली गवर्नमेंट डिसमिस हुई थी तो उसमें मेन एलिगेशन था आसिफ जरदारी 10%, पूरा मीडिया ट्रायल था, ये था। फिर 93 में आपको पता, जब नवाज शरीफ का और पूरा झगड़ा हो गया और बेनज़ीर साहिबा से उन्होंने कहा कि आप नाम दें केयर टेकर गवर्नमेंट के लिए, तो बेनज़ीर साहिबा ने इंसिस्ट किया कि केयर टेकर गवर्नमेंट में आसिफ जरदारी को आप वफाकी वजीर का हलफ लेंगे और मिनिस्ट्री कौन सी देंगे? इन्वेस्टमेंट की, एनवायरनमेंट की। नहीं, इन्वायरमेंट तो वो पहले थी। उन्होंने कहा इन्वेस्टमेंट, क्योंकि उन्होंने कहा ये सारा जो किकबैक्स लेते थे ना, बीबी ने कहा मुझे ये धुलवाना है और मुझे उसी से हलफ उठाना है जिसने हम पे इल्ज़ाम लगाया है। ये तो हमारा जो शाखसाना है ना, कसम से। ये तो मतलब ये अच्छा, और यार पता है एक और जो चीज़ है ना, जिससे शायद सबसे ज़्यादा अफसोस इस बात पर होता है, देखिए, अच्छा चले वक्फे का कहा जा रहा है, वक्फा लेते हैं फिर गुफ्तगू हो जाएगी। जी, तो प्रोग्राम के इस हिस्से में हम रो पीट रहे हैं कि हमारे यहाँ देखें सियासी केसेस की एक तारीख है, सियासी सज़ाओं की है, और हमने बार बार ये देखा है कि जिन लीडर्स को निशाना बनाया जाता है उनका करियर और एक्सटेंड हो जाता है, उनकी पॉपुलैरिटी और बढ़ जाती है। ये सबक है तारीख का, जो हमारे यहाँ जो साहिब इक़्तिदार हैं उनको समझ में नहीं आता। तो हम ब्रीफली ब्रेक से पहले जो बात कर रहे थे, 90s की हम बात कर रहे थे कि उस वक्त ये जो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा और नवाज शरीफ साहब के दरमियान जो म्यूज़िकल चेयर चल रहा था, वो उसको हम लॉस्ट डेकेड क्यों कहते हैं? इसी वजह से ना कि ये करप्शन के इल्ज़ामात लगाते थे एक दूसरे पे। और वो जो मैं आपको मिसाल दे रहा था 93 की, कि जब नवाज शरीफ साहब से झगड़ा हो गया ग़ुलाम इसहाक़ खान का बतौर सदर, और बेनज़ीर साहिबा को अपने साथ मिलाने की ज़रूरत पड़ी, तो उन्होंने पहली कंडीशन ये रखी कि आप आसिफ जरदारी से आप हलफ उठवाएंगे तो हम आपके साथ आएंगे, वरना नहीं आएंगे। और वो तकरीबन वो मेक और ब्रेक डील हो रही थी लास्ट मिनट पे आके, क्योंकि ही वॉज रिलक्टेंट। उसने कहा मैंने इसको वेरीफाई किया हुआ है आसिफ जरदारी को, मैंने उसको जेल में डाला हुआ है, अब मैं खुद उससे कैसे हलफ लूँ? और बीबी ने कहा कि नहीं, आप ये नहीं करोगे, क्योंकि मुझ पे जो आपने दाग धब्बे लगाए मुझे वो क्लियर करने हैं। एंड इवेंचुअली ही हैड टू डू इट, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद से भी हमने ये देखा है, जिस तरह नवाज शरीफ साहब फिर आगे लेके चले एहतसाब ब्यूरो, ये सारे मामला, हमें ये नज़र आता है कि ये दो बड़ी पार्टियां जो हैं, इनको ये बात समझ में आ गई कि हम एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल हुए हैं, उससे मुल्क की भी आगे नहीं बढ़ सका, तब जाके COD हुआ। उसके बाद फिर इमरान खान साहब के लिए गुंजाइश उसके बाद भी कोई 2-3 और चीज़ें होगी आज फिर इस्तेमाल हो रही हैं दोनों पार्टी। नहीं, उसके बाद जी वही, और उसके बाद लेकिन फिर गवर्नर्स रूल भी हुआ पंजाब में, और उसके बाद मेमो गेट भी हुआ, राइट। तो ये सारी चीज़ें हुई हैं। मैं इसका ये मतलब नहीं है कि इट वाज नॉट अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन, बिल्कुल था। अच्छा, सब यूज हुए हैं, सब खुशी से इस्तेमाल हुए हैं, सब डस्टबिन में भी फेंके और बार बार होना भी चाहते हैं, बार हुए हैं। ये मेरा सिर्फ सवाल है कब तक? आपने बात की 90s लॉस्ट डेकेड है यार, ये हमारे पिछले 3 साल भी लॉस्ट ही है एक तरह से, ठीक है। हम लूज ही करते जा रहे हैं ना यार। जितनी आप देख रहे हो अभी जो कुछ भी हो रहा है और जो कुछ भी होता रहा है यार, इसमें दिमाग लगता है, इसमें एनर्जी लगती है, इसमें रिसोर्सेज लगती हैं। हमारे पूरे मुल्क की एनर्जी और रिसोर्सेज ये इंटरनल बकवास, आई एम सॉरी टू से, इस इंटरनल बकवास में जाया होती है। दुनिया कहाँ पहुंची हुई है यार, दुनिया कहाँ पहुंची हुई है। हम अपने ही एक अजीब किस्म के, यार वो आपने कभी कुत्ते को देखा है ना, कुत्ता जब घूम रहा होता है और अपनी दुम उसको नजर आती है, अपने दुम के पीछे यूं जा रहा है, उसको लग रहा है कि यार मैं बड़ा एक्शन कर रहा हूँ, कर कुछ नहीं रहा होता, गोल गोल घूम रहा होता है, इज गोइंग नोवेयर। कब तक? हमने जमहूरियत या चलो नीम जमहूरियत ट्राई किया, हमने बाकायदा आमरीत कई बार आजमाई है, हमने हाइब्रिड, फिर हाइब्रिड 2.0 और अब हाइब्रिड एक्सटेंडेड, जो भी सुपर हाइब्रिड कहना चाहे, इमरजेंसी 1 यूनिट, मतलब ये एक लंबी लिस्ट है यार। इस वक्त तो यार मैं कसम से मैं तो कहता हूँ यार, तुमने बादशाह को बिठाना है, तुमने शहनशाह को बिठाना है, तुमने आमिर को बिठाना है, यार किसी चीज को चलने दो, किसी चीज को चलने दो। एक टर्म आज मैंने तो सुनाई ना जी, बड़ी अच्छी है, एस्टेब्लिशमेंटेरियन डेमोक्रेसी। अच्छा, ठीक है, नया आइडिया है। हाँ, वो एक वो थी बाजवा डॉक्टर, एक मुस्तफा खान साहब की, देखिए एक नहीं, ये किसी और की, किसी और, ये बदर आलम साहब की है, साबिक नहीं उनकी भी नहीं है, एक खातून कोई है कमेंटेटर, चले जिनकी भी है। अच्छा, लेकिन आपका जो बुनियादी सवाल है ना कि आखिर कब तक ये चलता रहेगा, अब जिन लोगों को जवाब देना है ना, वो तो कहीं पेश नहीं होते, उनसे तो हम पूछ नहीं सकते कि भैया ये तुम्हारे जहन में क्या चल रहा है। तुमसे जो पिछले वालों ने अपने एक्सपेरिमेंट्स किए, उसने हमारे मुल्क को पीछे धकेल दिया। तुमने देखा कि उनके साथ सलूक क्या होता है, अवाम में उनके नाम लो जाके, वो हमारे जो भी हमारे बड़े बड़े अफसरान हैं उनके आप जाके नाम लो, या जजेस के नाम लो, तो अवाम क्या कहती है। मेरा सिर्फ इतना होता है कि यार अभी आप हो ना 2-4 साल के लिए आप ये कर रहे हो ना, जो भी कर रहे हो, पूरी कौम देख रही है ना, हाँ, आपके साथ भी एग्जैक्टली वही होगा ना।
नहीं पता। और तीसरी चौथी दफा होगा। अच्छा देखो, ये तो आप बिल्कुल ऊपर की बात कर रहे हैं ना, और अगेन इसमें कोई दो राय नहीं, अभी इलेक्शन होने वाली है, लेकिन असल जो इस मुल्क की तकदीर का फैसला होता है वो इलेक्शन से नहीं होता, वो अपॉइंटमेंट। तुम लोग वे आउट में इंटरेस्टेड हो कि क्या वे आउट है? अगर है तो पता है, बहुत ही मुख्तसर है, कम नहीं और कोई तजवीज़ है? अच्छा, वे आउट सिर्फ ये है कि जो आपने अपनी मर्जी से कागज़ पे लिखा है कम से कम उसकी ही गैरत खा लें। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी मैंने गन पॉइंट पे नहीं लिखवाया था आपसे, आपने खुद लिखा है, उस पे अमल कर लें, और उसमें है कि हम थर्ड एम्पायर के पास नहीं जाएंगे। इतनी सी बात है, इतनी सी बात है। लेकिन इसमें फिर आपको मसला पता है क्या है इसमें? फर्ज करें हम 3 बड़ी पार्टियां हैं, 2 मान ली, अगर तीसरे ने नहीं मानी ना तो वो दोबारा अंपायर की उंगली के इंतजार में होगा, और लेकिन 2 अगर खड़ी रहे, अगर खड़ी तो वो तीसरी मेरा नहीं ख्याल कि उसके लिए बड़ी मुश्किल। अच्छा देखो, और अवाम, अच्छा एक तो अवाम पे मुझे सबके फिर मसला ये ना, स्केलेटन एंड कबर्ड्स तो है ना, स्केलेटन एंड आपको याद होगा, देखें आपको याद होगा कि जब डॉक्टर आसिम ये इधर सिंध में सारे मामला शुरू हुए तो जरदारी साहब नवाज शरीफ से बार बार रुजू करने की कोशिश कर रहे थे, उन्होंने मीटिंग कैंसिल कर दी, ठीक है ना। इस तरह के आपने और भी मिसालें दी। ये देखें, ये आ जाते हैं मोमेंटरी प्रेशर्स में आ जाते हैं ना, कि फिलहाल जो है अपना आप काम सीधा कर लो, अगलों की बातें मान के उनके साथ करके सेटिंग करके आप कर लो। अदम एतमाद भी तो है ना, आई मीन लैक ऑफ ट्रस्ट भी तो है ना, किसी के ऊपर भरोसा ही नहीं है आपको। ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, बिकॉज देखो एक इंस्टीट्यूशन एंड देन एक स्कैटर्ड पॉलिटी, तो एक मुकाबला मुश्किल होता है। लेकिन इसमें जो, और एक और जो चीज़ है, अब देखो नुकसान किसका है? नुकसान मुल्क का है, नुकसान अवाम का है। घूम फिर कर क्या आपने एंड में राख के ऊपर राज करना है? ये जो गेम चल रही है इसमें क्या अवाम शामिल है? नहीं, मैं अब अवाम तो इस गेम से बाहर है। मैं नुकसान की बात कर रहा हूँ ना, नुकसान अवाम का है। अवाम की एक बहुत बड़ी गलती भी है, लेकिन और वो मतलब आई एम सॉरी सबकी है ये, कि जब किसी और के साथ हो रहा होता है ना, आप बड़े खुश होते हैं, आप लड्डू बांट रहे होते हैं, ये देखे अच्छा हुआ। आज भी यही अवाम नहीं, पार्टी वर्कर्स, पहले भी, हाँ पार्टी वर्कर्स, जिसके ना अब तो भी तो अवाम से, अवाम तो गेम से बाहर है। हाँ ठीक है, तो यार ये जो है ना, और आज तक भी कोई तस्लीम करने के लिए तैयार ही नहीं है। तो जब तक आप ये नहीं करेंगे तो फिर बिस्मिल्लाह सर। अगेन मैं तो अच्छा, अब एक $1 मिलियन क्वेश्चन कि हमारी जो बाकी 2 बड़ी पार्टियां हैं, उन्होंने ये एहतसाब केसेस भुगत के सेटिंग करके फिर वापस आ जाते हैं, मैनूवर करते हैं, फिर अपने आप को काबिल कबूल बना लेते हैं। खान साहब के टाइम का जो जितना हम उनको जानते हैं, क्या उधर भी कुछ एवोल्यूशन आएगा, या वो जिस लाइन पे खड़े हैं वो इसी लाइन पे ही खड़े रह जाएंगे? मेरा नहीं, मतलब नहीं आएगा, है ना, क्योंकि एवरीथिंग वी नो अबाउट हिम टेल्स मी कि नहीं। अच्छा, द ओनली पॉसिबिलिटी, अभी हम थोड़ा, अब ये हम क्या साराई में जा रहे हैं कि आगे जाके जिन लोगों के साथ अभी ये सेटिंग करके ये कोalition गवर्नमेंट बनवाएंगे, ये लोग बहुत जल्दी फिर कहीं पे खली जाएगा, 2 साल 3 साल, वो आपकी वो कोalition गवर्नमेंट आपकी 9 बातें मान लेगी, 10वीं बात पे शायद बोले कि यार भाई मेरी भी बिजनेस रख लो। एक्सटेंशन का मसला भी आएगा, फिर खान साहब रेलेवेंट होंगे, जो भी हुकूमत बनेगी फिर खान साहब रेलेवेंट होंगे। इसलिए तो इतने बड़े लूप होल्स बात करो, इतने बड़े लूप होल्स केसेस में क्यों छोड़? लेकिन अगर वो कहते हैं आओ बात करो, तो खान साहब बात करेंगे ना यार, अब है ना, कुछ लोग पे होगा ना शायद नेगोशिएशन। देखिए हमारे एक बहुत मजे का कार्टून चलता है कि वो वेट लिफ्टर जो है ना गाड़ी को उठा रहा है, और गाड़ी के अंदर सुजुकी के अंदर बंदा बैठा हुआ है, वो ऊपर से वहां से बैठ के भी जो है ना वो पुलिस वाले के साथ बात कर रहा है। तो कहते हैं हालात जैसे भी हो ना, मुज़ाकरात चलने चाहिए। वेल अभी देखें खान साहब के तो मेरे ख्याल कुछ बयानात आए हैं ना कि जी मैं तो बात करने के लिए तैयार हूँ, कोई मैं से बात करने के लिए तैयार नहीं है। ये मतलब अंदर से जो भी आए हैं, कभी कभी देर भी बंदा कर देता है। देखिए एक और चीज़ है ना, जैसे अभी आपने जारी मिसालें दी, बेनज़ीर भुट्टो, नवाज शरीफ, यार कभी सियासत को अपने मुखालिफ को किबला संजू ने कहा था कि जब आप जंग लड़े होते हैं ना, चाहे आपको 100% यकीन है कि मैं दूसरी फौज को तहस नहस कर दूंगा, हमेशा उनको एक वे आउट दिया करें। क्योंकि जब आप बंदे को वे आउट नहीं देंगे ना, जब आप कैसे हमेशा कहते हैं दीवार के साथ लगा दोगे, फिर आपको पता लगेगा कि बंदा कितनी जोर से लड़ सकता है। व्हेन इट इज अ क्वेश्चन ऑफ लाइफ एंड डेथ, व्हेन इट इज अ क्वेश्चन ऑफ सर्वाइवल, तो जब आप चीजों को इतना ब्लैक एंड व्हाइट कर दें, कोई भी करे कि ये इनको तो बस हमने सफाई हस्ती से मिटा देना है ना यार, देन यू सी कि आपका जो दुश्मन है वो शैतान के साथ भी हाथ मिला देगा, सिर्फ आपको काउंटर करने के। लेकिन खान साहब में ये लचक है या नहीं, दैट इज द क्वेश्चन। और हो जाएगी, पैदा हो जाएगी ना, मतलब जेल सिखा देता है ना काफी चीजें। हाँ, जेल से काफी लोग सीख के निकलते हैं। तो लेकिन फाइनल हमें अगेन तारीख का सबक ये है कि इस वक्त जो भी हो रहा है खान साहब के साथ, मुझे कोई इसमें शक नहीं है कि ही कैन मेक अ कमबैक।
100%। और वो और ज्यादा फोर्स के साथ वो वापस आएगा। फिलहाल इससे भी बुरे बुरे हालात से नवाज शरीफ बेनजीर ने कम बैक किया है। सो नेवर से फोर्स के साथ वापस आने के बाद 100% अगर हमारी कोई फोर्स के साथ वापस आने के बाद दो रास्ते हैं, या तो ये मैं तेनू रगड़ देंगे जो तू मेरे साथ किया, एक तो ये है। दूसरा ये है कि यार हो गया, आपके साथ भी हुआ, मेरे साथ भी हो गया, अब क्या करना है। दोनों हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं। काश ये दूसरा वाला। तो चलें, ये गुफ्तगू हमारी चलती रहेगी। फिलहाल यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं और फिर बात करते हैं गजा के हवाले से। वेलकम बैक। ये है गजा का एक नक्शा। गार्डियन अखबार ने काफ़ी महीनों की तहकीकात के बारे में ये बनाया है, और ये जो आप देख रहे हैं लाल हिस्से, ये मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए हैं। घर, मसाजिद, लाइब्रेरी, सब कुछ, गिरजे, स्कूल, यूनिवर्सिटी, अस्पताल, मतलब कि हर एक वो चीज़ या हर एक वो जगह जिससे आपकी ज़िंदगी बनती है, उसको तबाह कर दिया गया है। इस वक्त 19,000 बच्चे यतीम हैं। और यतीम से मेरा ये मतलब नहीं है कि सिर्फ उनके वालिद या उनकी वालदा मर गई, उनके पास कोई एक अडल्ट नहीं है जो उनका ख्याल रख सके। 19,000 बच्चे। 7 लाख लोग इस वक्त शदीद बीमार हैं, क्योंकि जाहिर है कि पानी आलूदा है, वो उसी को ही पी रहे हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल बीमारियां फैल रही हैं, और ये सब प्लान के मुताबिक है। और 20 लाख लोग, अब सोचें ज़रा एक सेकंड, 20 लाख लोग आलमी इदारों का कहना है कि शायद भूख से मर जाएं। 20 लाख लोग। हम इथियोपिया की फैमिन की बात करते हैं, तो टोटल तो 23 लाख है ना सर, यही है सोच लें। 23 लाख में से 20 लाख लोग भूख से मर सकते हैं। लोग घास खा रहे हैं। और इन हालात में, अच्छा ये तो सब इजराइल ने किया, ये तो हमें पता है। इजराइल ने, अमेरिका ने, कनाडा में, यूके ने, सब इसमें शरीक जुर्म है। एक आज खबर आई है मिडिल ईस्ट आई में, और यह है मिस्र के बारे में, और एक बैनुल अक़वामी चैरिटी है। अब आपको पता है कि रफ़ा क्रॉसिंग मिस्र से फिर आप गज़ा में दाखिल होते हैं, और कुछ ज़ायरे ट्रक्स को जाने दिया जाता है। एक वहाँ की बैनुल अक़वामी चैरिटी, उसने अपना नाम नहीं दिया, ने ये इल्ज़ाम लगाया है कि मिस्र की एक फर्म, जिसको नाम उनका एक सेकंड में पास यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन ऑर्गानी ग्रुप, जिसका ताल्लुक मिस्र की इंटेलिजेंस एजेंसीज, मतलब ये उनकी शेल कंपनी है, क्योंकि वो भी बहुत बिजनेस करते हैं। सन्स ऑफ सिनाई एक कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी है जो ऑर्गानी ग्रुप ओन करते हैं, और उनकी ट्रेस बनती है इजिप्ट की मिलिट्री और इंटेलिजेंस सर्विसेज के साथ। वो इनसे $5,000 फी ट्रक का भट्टा ले रहे हैं कि आपने इन जो भूख से मर रहे हैं, जो प्यास से मर रहे हैं, जिनके पास अद्वियात नहीं है, आपने उन तक इमदाद पहुंचानी है, $5,000 निकालें। अच्छा, ये खबरें गर्दिश कर रही थी कि कभी कॉन्फर्मेशन नहीं थी, लेकिन अब एक और कॉन्फर्मेशन भी आई है कि जो गजा से फरार होना चाह रहे हैं, और जिनके पास कुछ नहीं बचा, ना उनके पास पैसे हैं, क्योंकि इजराइल ने या तो उनके घर तबाह कर दिए या बाकायदा लूटा है उनको, क्योंकि इजाज़त ही नहीं है ना कि आप कोई सामान ले जाए अपने साथ। उनसे $4,500 पर पर्सन चार्ज किया जा रहा है कि आप अपनी इजिप्शियन डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स, इजिप्शियन अथॉरिटीज, इजिप्शियन बॉर्डर गार्ड्स, $4,500 फी पर्सन। और ये शुरू की ये अक्टूबर नवंबर की बात है। अब रकम है $10,000। रेट बढ़ गया, जैसे जैसे डेस्परेशन बढ़ रही है, रेट बढ़ गया है। तो जब हम बात करते हैं ना अरब ममालिक की, उम्मतुल मुस्लिमीन की, तो ये है आपके सामने $10,000 कीमत है वहाँ पर। कल ही शायद हम बात कर रहे थे कि एक 6 साल की लड़की है, हिंद नाम है उसका, और वो अपने वालिद साहब और अपनी इन 3 भाई बहनों के साथ अपनी गाड़ी में थी जब इजरायली टैंकों ने उसको घेर लिया और फायरिंग शुरू की। तो फ़लस्तीनी रेड क्रेसेंट को उनकी बहन ने, जिनकी उम्र 16 साल की थी, ने कॉल की, और वो कह रही है कि हमारे पे फायरिंग हो रही है, और कॉल ही वो शहीद हो गई। अब हिंद पिछले 48 घंटों से उसी गाड़ी में है, वो ज़ख्मी है, और उसके इर्द गिर्द उनके वालिद साहब और उनके भाई बहनों की लाशें हैं। 48 घंटे गुजर गए हैं, और उनकी कॉल एक आई है जो उन्होंने फ़लस्तीनी रेड क्रेसेंट को किया। पता नहीं कैसे उसने अपना फ़ोन चला दिया। सुन लीजिए एक सेकंड।
हिंद की वालदा गाड़ी से निकली थी कुछ सामान लेने, उसने कहा था कि मैं अपनी बेटी को अपने साथ ले जाती, लेकिन बाहर बहुत ठंड थी, बाहर बहुत बारिश है। अब वो वहाँ पहुँच नहीं सकती, लोग उसको जाने नहीं दे रहे, क्योंकि उनको पता है कि अगर उन्होंने वहाँ जाने की कोशिश की तो उनको भी कत्ल किया जाएगा। कत्ल की बात की तो आज एक और वीडियो मंजर आम पर आई है, और ये है खलीफा बिन जायद स्कूल नॉर्दर्न गजा स्ट्रिप के है, जिसमें एक कचरे के ढेर में के ऊपर, अंदर भी नहीं, कचरे के ढेर के ऊपर कुछ उसके ऊपर मिट्टी फेंक दी है। 30 लोग जिनको इजरायली फौज ने अगवा किया था, उनके हाथ बांधे थे, ये आप देख रहे हैं, दे आर प्रिजनर्स, और फिर लाइन करके उनको गोलियां मार के मार डाला और कचरे की तरह उनको यहाँ फेंक दिया, और उनकी रॉटिंग बॉडीज़, उनके ढांचे अब वहाँ से मिले हैं। और ये जो अगली वीडियो है शायद इनके साथ भी ऐसा ही होगा। ये एक बस में ले जाए जा रहे हैं, ये एक और ये वाली नहीं, दूसरी वाली वीडियो है, लेकिन एक बस में ले जाए जा रहे हैं जी, ये वाली। और इसमें उन सबको ज़बरदस्ती ये कहलाया जा रहा है, अज़ोला फैमिली जो है वो इजरायली फ़ौजी की फ़ैमिली है, वो कह रहे हैं कि जी ये बहुत अच्छे लोग हैं अज़ोला फैमिली वाले, हम बड़े कमीने हैं, हम इनके ग़ुलाम बनना चाह रहे हैं, और हम आपके गटर भी साफ़ करेंगे, आपके टॉयलेट भी साफ़ करेंगे, बस हमें आप माफ़ कर दें। फ़लस्तीनी कैदी। और भी बहुत कुछ है, लेकिन आज के लिए इतना ही जी, इजाज़त दीजिए, खुदा।